होता है कि जैसे महीने में एक दफा तो जरूर ही होता है, और फिर डॉक्टर को अगर मैं दिखाती हूँ तो फौरन वो एंटीबायोटिक लिख देते हैं। हाय 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 हाय। अच्छा तो कितने साल का है बेटा आपका? 14 ईयर्स का है। 14 साल का। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ना दूं उसको। ठीक है। इसलिए कि जाहिर है एंटीबायोटिक के तो बहुत नुकसान भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप फिर क्या करती हैं? कौन? जब एंटीबायोटिक्स नहीं देती तो उसकी जगह क्या करती हैं? नहीं, मैं यानी कि वो स्टीम दिलवाती हूँ, गरारे करवाती हूँ, और यानी कि जो आम मेडिसिन होती है डॉक्टर की तो वो दे देती हूँ। अगर जब बहुत ही ज्यादा खराब होता है तो लामहला फिर एंटीबायोटिक तो देनी ही पड़ती है। ठीक है। बस यही है, इसी वजह से मैं परेशान हूँ कि इतने एंटीबायोटिक के क्या साइड इफेक्ट हैं। हाय हाय हाय, अभी बात करते हैं। थैंक यू शाइना, ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है। मैं पहली कॉलर हूँ आपकी। जी आप पहली कॉलर हैं। शाइना को हम क्या देंगे? पहली कॉलर है जी। सेंसेशन की तरफ से गिफ्ट हैम्पर पहुंचेगा आपको। इत्तेहाद का जोड़ा नहीं मिलेगा? इत्तेहाद का जोड़ा मिलेगा अगर आप हमारे सवाल का जवाब SMS करेंगे। ठीक है, थैंक यू जी डॉक्टर जी। देखिए, इन्होंने कहा कि 14 साल का बच्चा है माशाल्लाह, तो उसको जो है अक्सर गला इनका ख़राब होता रहता है और एंटीबायोटिक देते हैं। तो जैसे अच्छा मैं आपकी बात काटूं, जी। मैं भी एक ऐसा ही बच्चा हूँ जिसका गला हर 2 महीने बाद ख़राब हो जाता था, और बचपन से मेरे साथ ही प्रॉब्लम थी। इन्फेक्शन होता था, स्ट्रेप इन्फेक्शन जिस तरह होता है ना, इनके भी बच्चे को मुझे लग रहा है स्ट्रेप थ्रोट ही होगा। जी। अच्छा, और वही डॉक्टर बार बार एंटीबायोटिक्स लिखता है। अब आप कितनी एंटीबायोटिक्स खा लें? अब हर 3 महीने बाद तो एंटीबायोटिक्स खा नहीं सकते। और मेरी जो अम्मी हैं वो स्ट्रिक्टली अगेंस्ट है एंटीबायोटिक्स के, उन्होंने हमें कभी नहीं दी एंटीबायोटिक्स। तो फिर उन्होंने एक ऐसी चीज़ ढूंढी, एक ऐसी जड़ी बूटी जिसको कहते हैं केस, वो एक दरख्त है, उसकी बार्क का पाउडर होता है। अच्छा। वो ढूंढा, उसको शहद के साथ मिला के मैं खाती थी, एंड बिलीव मी 2 दिन में ठीक हो जाता था। अच्छा। और मैंने एंटीबायोटिक खानी छोड़ दी, और फिर वो मुझे इन्फेक्शन बहुत कम होना शुरू हो गया। लेकिन अब वो हर जगह अवेलेबल भी नहीं है वो चीज़, और ये बहुत बच्चों में प्रॉब्लम होती है स्ट्रेप इन्फेक्शन की। जी। तो इसके लिए वो क्या करें ऑन अ डेली बेसिस? देखिए, एक तो ये कि जो छोटा बच्चा है तो उसको सबसे पहले तो आप मतलब इम्यूनाइज करें, इम्यूनाइजेशन, सारी वैक्सीन्स लगवाएं। अच्छा। तो उससे एक प्रोटेक्शन होती है। दूसरी बात यह है कि आप यानी अगर ठंडे इलाके में है तो एक्सपोजर ना दें ठंड से, ठीक है, प्रोटेक्शन करें। तीसरी बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, ये वायरल भी हो सकता है। और अगर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, आप उसके इन्वेस्टिगेशंस कराएं, डॉक्टर के पास में जाएं, डॉक्टर उसके कल्चर करेगा ज़रूरी, फिर वो देखेगा कि वाकई स्ट्रेप है या नहीं। अगर स्ट्रेप है तो उसके कल्चर में आ जाएगा और सेंसिटिविटी आएगी कि कौन सी एंटीबायोटिक से ये सेंसिटिव है। हमारे यहाँ ये होता है कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे देते हैं जो कि हर ऑर्गेनिज्म को कवर करता है, उससे ये नुकसानदेह है। इसलिए कि अगर आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम दे दिया तो उसने उस बैक्टीरिया को तो यानी एलिमिनेट कर देगा, लेकिन और चीज़ों के लिए फिर रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा। जब आपको उसकी ज़रूरत होगी तो फिर आप काम नहीं करेगा। मसलन मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक एंटीबायोटिक है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कमर्शियल वो है। पर्पल रंग जिस पे होता है। नहीं, पर्पल नहीं होता। अच्छा। ब्लू वो है। अच्छा। तो वो हर जो है डॉक्टर कोई भी हो, आप फोन पे भी पूछें तो उठा के वो एंटीबायोटिक दे देंगे। उसके मैं सॉल्ट बता देता हूँ, सेफिक्सीम उसके सॉल्ट है। तो अब ये होता है कि हालांकि वो हम टाइफाइड में यूज करते हैं। अगर आपने एक फर्ज करें कि एक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के लिए आपने सेफिक्सीम यूज कर लिया, तो अब जब आपको टाइफाइड में जरूरत होगी तो फिर वो काम नहीं करेगा। लेकिन अब इस एज पे वो क्या करें अपने 14 साल के बच्चे के लिए? ये उसको इन्वेस्टिगेट कराएं। अच्छा। कि भाई क्या वाकई उसे स्ट्रेप इन्फेक्शन है या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से उसके गले में इन्फेक्शन हो रहा है। उसमें एडेनॉइड्स हो सकते हैं, या अगर टॉन्सिल्स है तो अगर इतनी जल्दी अगर टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो रहा है तो फिर उसका असर जो बॉडी के ऊपर होता है, मतलब कि हार्ट के ऊपर इफेक्ट होता है। रियूमेटिक फीवर होता है। रियूमेटिक फीवर में कहा जाता है कि इट लिक्स द जॉइंट्स, बाइट्स द हार्ट पे होता है और फिर जॉइंट्स पे उसके यानी स्वेलिंग होती है, फीवर होता है। क्या करें वो?
तो वही कि इन्वेस्टिगेट कराएं, डॉक्टर के पास में जाएं और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएं। तो कह रही हैं बार-बार एंटीबायोटिक्स लिख देते हैं डॉक्टर। लेकिन वही ना, बगैर हो सकता बगैर एंटीबायोटिक मतलब बगैर इन्वेस्टिगेशंस के एंटीबायोटिक लिख रहे हैं। और कौन से एंटीबायोटिक लिख रहे हैं ये भी देखें कि कल्चर कराने के बाद में जो स्पेसिफिक हो उसके लिए। ठीक है। अच्छा, खुद भी अगर आपके घर में इंटरनेट है तो जाके मेरे ख्याल में गूगल पे आप अगर रिसर्च करें, नहीं बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है आयशा। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा, ठीक है, एक आपको एक ओवरव्यू के लिए तो आप गूगल करके चीज़ें आप देख लें, लेकिन जो ऑथेंटिक साइट्स हैं वहाँ जाकर के आप देखें, पबमेड से देखें या मेडिलाइन से। अच्छा, रेगुलर केयर में क्या गरारे होने चाहिए? गरारे होने चाहिए, स्टीम लें आप, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ शहद का इस्तेमाल करें, शायना जी शहद बहुत अच्छी चीज़ है। और प्रोटेक्शन करें, अगर वैक्सीन्स नहीं हुए हैं तो वैक्सीन लगवाएं। अच्छा, विटामिन्स भी दें। कौन से विटामिन्स? विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दें और विटामिन सी लें। फ्रेश फ्रूट्स बच्चे को दें। खाने में तो आपको ग़िज़ा में जो है जो बेहतरीन चीज़ है वो आप दें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अच्छा, प्रोटीन्स। अच्छा, अभी हम चलते हैं गुलमीने की तरफ। आपका जवाब आई होप शायना आपको मिल गया होगा। मेरी इस्लामाबाद की एंकर गुलमीने एक यंग मदर के साथ मौजूद हैं जो कि जी अपने बच्चों के बारे में, उनकी सेहत के बारे में, जिस तरह वो ख्याल करती हैं, तरबियत देती है अपने बच्चों को, उसके बारे में बात करिए। तो लेट्स गो टू गुलमीने। जब हम अपने बच्चों की तरबियत की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल हमें रखना पड़ता है। हर वो बात या हर वो बिहेवियर जो हम अपने बच्चों के सामने करते हैं, बच्चे किसी ना किसी तरह उसका असर ज़रूर लेते हैं। आज इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त नदीन मौजूद हैं। बहुत यंग मदर हैं 2 बच्चों की, और एक टीचर भी हैं और मेरी बहुत एक अच्छी दोस्त भी हैं। और इसी सिलसिले में हम उनसे बात करने आए हैं कि वो अपने 2 बच्चों की कैसी तरबियत करती हैं। जी नदीन, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बहुत गुलमीने and I'm so proud to be on your show. Thank you for having me. You're a very young mother yourself. कोई भी बिल्कुल ही सब आप लोग देख रहे हैं, शी इज़ सो यंग एंड सो ब्यूटीफुल। मुझे ये बताएं कि कितना मुश्किल है टू हैव 2 चिल्ड्रन अंडर 5, और मुझे पता है कि आप नौकरी भी करती हैं, तो थोड़ा सा इज़ इट चैलेंजिंग, इज़ इट डिफ़िकल्ट? इसमें मुश्किल इस हद तक है कि मेरे जहन में माँओं का दर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मगर ऐसी कोई मुश्किल भी नहीं है जिसको शौक़ से और मोहब्बत से किया जाए तो अच्छी ना लगे। और मैं बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, इट्स लाइक बीइंग अ रॉक स्टार। आतिफ असलम के इतने डाई हार्ड फैंस नहीं हैं जितने मेरे 2 बच्चे मेरे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि आप किसी की ज़िंदगी में इतना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अच्छा, मुझे नदीन ये बताएं कि आपकी बेटी को हमने देखा, वो बहुत खुश नज़र आती हैं, जितनी दफ़ा भी हम उनसे मिल चुके हैं, वो शी सीम्स वेरी हैप्पी एंड कंटेंट, माशाल्लाह। बिल्कुल, तो मुझे बताओ आपकी क्या पेरेंटिंग फ़िलॉसफी है? क्या सबसे ज़्यादा अहम चीज़ क्या है जो आप अपने बच्चों को बताना चाहते हो ज़िंदगी में? मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़, और मेरे ख़्याल से मेरे शौहर के लिए भी, हमारे ख़ानदानों के लिए भी, क्योंकि बच्चे को पालना एक तर्ज़ ज़िंदगी होता है और हर घराने का एक तर्ज़ ज़िंदगी होता है। इंडिविजुअल लाइफस्टाइल भी हमारे होते हैं, मगर पूरी हमारी फैमिली भी इसमें शामिल है। मेरे ख़्याल से हम सब के लिए जो सबसे ज़रूरी और सबसे अहम चीज़ है इसके हमारे बच्चे अच्छे शहरी और अच्छे इंसान बने, सच बोलने वाले। कुछ पुरानी भी चीज़ें हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस, कुछ बहुत पुराने ख़यालात लोगों के। लोग कहते हैं कि हम चाहते हैं हमारा बच्चा बहुत अमीर बने, हमारा बच्चा बहुत ज़हीन हो। ये कितना ज़रूरी है? अब हमारे पास ज़राए बहुत हैं। पहले ज़माने में आप वो करते थे जो आपके माँ बाप ने आपसे पहले किया था, और हम उम्मीद रखते हैं कि हम भी जो अच्छी चीज़ें हम अपने माँ बाप से सीखते आए हैं वो भी हम आगे अपने बच्चों तक पहुँचा पाएंगे। मगर उसके अलावा एज़ पेरेंट्स हम रिसर्च बहुत ज़्यादा करते हैं, और रिसर्च से हम किताबें पढ़ते हैं, हम और लोगों से बात करते हैं। जो बच्चे हम पसंद करते हैं, जो इनसे हम मोहब्बत करते हैं, जो हम देखते हैं ओह कितने ज़बरदस्त पल गए, उनके माँ बाप से हम पूछते हैं। जिन माँ बाप को हम एडमायर करते हैं, जैसे जब हम छोटे थे हम समझते थे ये कितने ज़बरदस्त हैं, उनसे हम पूछते हैं। तो मतलब आपका कहने का मकसद ये है, अगर मैं सही समझ रही हूँ, कि शायद ये अकेले करने का काम नहीं है, एक बहुत सारे लोगों की राय आप इसमें शामिल ज़रूर करते हैं। अच्छा, नहीं, मुझे नदीन एक और बात भी बताएं। सॉरी, बहुत सारे सवाल मैं आज आपसे कर रही हूँ। पाकिस्तान में जब पेरेंटिंग की बात करते हैं या माँ बाप की बात करते हैं तो एक थोड़ा सा फोकस सिर्फ और सिर्फ माँ पे होता है,
बाप के किरदार पे कभी इतना ज़्यादा सोचा नहीं जाता, इसके बारे में क्या कहेंगी? मैं अपने हवाले से ये कह सकती हूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, क्योंकि हमारे ख़ानदान में सब कहते हैं कि नदीन एक अच्छी माँ और हसन एक बेहतरीन माँ है। हम एक साथ मिलके जो कर सकते हैं, जो मेरा एज अ माँ, एज अ मदर अपने बच्चों के साथ रिश्ता है, क्या मेरे मियाँ को हक़ नहीं कि उनका भी इतना ही ठोस, इतना ही ज़बरदस्त रिश्ता हो? तो वो कहते हैं क्यों, मैं क्यों पीछे रह जाऊँ। जो वालिद होते हैं उनको ज़रा पीछे रखा भी जाता है। एक तो वो ख़ुद नहीं आते, जब वो आ जाते हैं तो उनको हम डराने धमकाने में लगा लेते हैं। मैंने ये बहुत देखा है कि ऐसे मत करो, अब्बू नाराज़ हो जाएंगे, या चलो ठीक है तुम जा सकते हो मगर अब्बू से पूछ लो। और फिर अब्बू को, जब हमारे बच्चे होने वाले थे तो मैंने और हसन ने ये बात की थी, मैंने कहा तुम मुझे बुरा तो नहीं बना दोगे, हर बात में खुद हीरो बन के मुझे आगे लगा दोगे कि अम्मा बने और अम्मा डांटे। हाँ, अम्मा डांटने वाली हो जाए। तो उसने कहा मैं तो ज़रूर करूँगा, मगर अल्लाह के फजल से उसने अभी तक ऐसे कुछ नहीं किया। इस उम्र में हम कैसे सिखाएं चीज़ें, सबसे ज़्यादा उनकी लर्निंग कैसे होगी? उनकी लर्निंग हर वक्त हो रही है। मैं टीचर भी हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ सारी वो करूँ चीज़ें जो मैं ज़रा बड़ी उम्र के बच्चों के साथ स्कूल में करती हूँ। मैं सोचती हूँ मैं अपने बच्चों को हेड स्टार्ट तो मैं उनको ABC दिखाती हूँ, ये दिखाती हूँ, वो दिखाती हूँ। सिहाम देखती है और देख के बस चली जाती है। ठीक है। और शुरू में मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी कि ये शायद नहीं ले रही या क्या नहीं कर रही, ज़बरदस्ती मैं नहीं करती थी, मैं दिखाती हूँ। जो वो शौक़ से जब तक देख रही होती है हम देखते हैं, जब उसका ध्यान कहीं और चला जाता है तो मैं रुक जाती हूँ। ज़बरदस्ती नहीं करनी है ना, ये मेरा असूल है, ख़ासकर पढ़ाई में। मगर मैंने देखा है कि ऐसा नहीं होता कि वो सुन नहीं रही होती, वो उस वक्त मुझे रिप्ले करके नहीं दिखाना चाहती, वो उसकी मर्ज़ी है, उसके अंदर डेटा चला गया होता है, क्योंकि इस वक्त उसका दिमाग इट्स लाइक अ स्पंज, वो हर चीज़ को निचोड़ लेता। अच्छा बताएं, जाते जाते पाकिस्तानी माओं को अगर आप कोई एक पैगाम दे सकें, बहुत क्लीशेड सवाल है, बट एज अ टीचर एंड एज अ मदर क्या कहेंगी आप पाकिस्तान की सारी माओं को भी नहीं बल्कि सारे पेरेंट्स को? पाकिस्तान की माओं को मैं मैसेज दूँ, ये मेरे लिए बहुत एहसास की और फ़ख्र की बात होगी। मैं पाकिस्तान की माओं को ये कहूँगी कि हमें अपना ख्याल रखना है और हमें एक दूसरे का साथ देना है। मैं एक स्कूल चलाती हूँ मगर मैं एक माँ भी हूँ, और मुझे ये एहसास होना चाहिए कि मेरे स्कूल में जो औरतें काम करती हैं, जो माएँ हैं, उनका मैं साथ कैसे दूँ, और माएँ ही माओं का साथ दे सकती हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे जहाज़ में ऑक्सीजन मास्क कि जब वो आपको कहते हैं पहले अपना मास्क पहने और फिर किसी और की, क्योंकि आप किसी और की मदद उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद मजबूती से एक अच्छी जगह पे नहीं हैं। थैंक यू सो मच नदीन, इट वाज सच अ प्लेजर टू टॉक टू यू। नाज़रीन, आपने सुनी ये नदीन की बातें, एक एज एन एजुकेशनिस्ट, एज अ मदर उन्होंने कुछ बहुत अच्छी बातें की। इनकी बातों से जो सबक मैंने सीखा है, और मेरे कोई अभी तो बच्चे नहीं हैं लेकिन ये ज़रूर मैं याद रखूँगी सारी ज़िंदगी, वो ये है कि बहुत सारे फ़ैसले ज़िंदगी में हम यहाँ बग़ैर सोचे समझे कर लेते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में अपने बच्चों के मामले में हमें बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए, और जितना भी सोचें हर काम करने से पहले बच्चों के मामले में वो कम है। तो अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। लेट्स गो बैक टू द स्टूडियो। थैंक यू गुलमीने, व्हाट अ क्यूट लिटिल सेगमेंट। आपने देखा नदीन जो हैं वो अपने बच्चों की सेहत के साथ साथ उनकी जो मेंटल डेवलपमेंट है, दिमाग किस तरह फॉर्म हो रहा है, उस पर भी कितनी तवज्जो दे रही हैं। और माएँ ये भूल जाती हैं कि बच्चे बहुत कम उम्र से उनका दिमाग फॉर्म होना शुरू होता है। इनफैक्ट कहते ये हैं कि शुरू के जो 4 साल हैं उसी में बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी और मेंटल जो उसकी स्टेट होती है वो फॉर्म हो जाती है। इस पर हम बात करेंगे, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद 2 और गेस्ट हमारे साथ होंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल आप देखेंगे, उसका जवाब देना है 8888 पे कि बच्चों को पोलियो के कतरे किस उम्र तक पिलाने चाहिए, 3 साल, 4 साल या 5 साल। इसका जवाब दें 8888 पे और इत्तेहाद लॉन का गिफ्ट हासिल करें। अभी चलते हैं ब्रेक पे, ये वक्त है मेरा। सी यू आफ्टर द ब्रेक। बच्चों को पोलियो के कतरे कितने साल तक पिलाने जरूरी हैं? 3 साल, 4 साल या 5 साल? सही जवाब से हमें आगाह करने के लिए SMS कीजिए YWHM स्पेस, अपना जवाब लिखिए और भेज दीजिए 8888 पर।
वेलकम बैक व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं ये वक्त है मेरा। और जैसे कि मैंने कहा था ब्रेक से पहले कि ब्रेक के बाद हमारे 2 और गेस्ट हमारे साथ होंगे, तो लेट्स वेलकम डॉक्टर वजाहत, हुज़ अ साइकाइट्रिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। और उनके साथ तशरीफ रखती हैं जी गुलफशां शकील, जो एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। दोनों पहले मेरे शो में आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और ब्रेक में बड़े मज़े की गुफ्तगू हो रही थी कुछ लोगों के बारे में, लोग किस तरह सोचते हैं और कितने शॉर्टकट्स हासिल करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कि जी फ़ौरन पतले हो जाएं या ऐसे हो जाए, फ़ौरन ठीक हो जाएं, और किस किस तरह की सेल्फ मेडिकेशन लोग कर रहे होते हैं, जिस पे हम बात करेंगे मंडे को व्यूअर्स हमारा टॉपिक ही सेल्फ मेडिकेशन होगा कि ये कितना नुकसानदेह है कि आप अपने आप को जो भी आपका दिल चाहे आप बाजार से दवाई खरीद के खाना शुरू कर दें। बहुत डेंजरस है, लोगों की डेथ्स भी हुई हैं ऐसे केसेस में। देखिए इसमें 2 बातें होती हैं कि एक होती है स्ट्रीट ड्रग्स, जो कि पूरी हमारा माशरा जानता है कि हेरोइन है, कोकेन है, अल्कोहल है, लेकिन जो प्रिस्क्राइब ड्रग्स हैं अभी तक उसका कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में इतना क्लियर नहीं हुआ। ट्रैंकुलाइजर्स हैं, स्टिमुलेंट्स हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे। अच्छा, ये मंडे को हम बात करेंगे। आज के टॉपिक पे आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की हेल्थ के बारे में, सिर्फ उनकी फिजिकल हेल्थ नहीं, वो हमने डिस्कस किया है थोड़ा सा पहले, लेकिन उनकी मेंटल हेल्थ भी, कि उनका दिमाग जो फॉर्म हो रहा होता है उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, बच्चों के साथ किस तरह रवैया रखना चाहिए, उनको किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, प्लस उनकी ग़िज़ा में क्या क्या शामिल होना चाहिए, बिकॉज जो वो खाएंगे वही बचपन में उनकी इम्यूनिटी डेवलप कराएगा। सही, इज दैट ट्रू? बिल्कुल। और एक बात आयशा जो मैं बार बार हर एक से कहती हूँ, शोज़ पे भी, पेशेंट से भी, कि हमारे यहाँ 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद बच्चों की डाइट को उसी तरह से ट्रीट किया कर, तरह से की डाइट, वो नहीं कि जी पराठे खिला रहे हैं, ये नगेट्स खिला रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज, एग्जैक्टली, जंक फूड्स दे रहे हैं, उनको फिर उसी तरह से उनकी डाइट को ट्रीट करना चाहिए जैसे हम बड़ों की डाइट को ट्रीट और फिर कंप्लेन करती है माँ कि बच्चे मोटे हो रहे हैं और वो घर का खाना नहीं खा रहे, सब्जी नहीं खाता मेरा बच्चा ये नहीं खाता। आप उसे जब वीनिंग स्टार्ट जिस चीज़ से करेंगे, हमारे यहाँ एक पता नहीं डिलेमा है क्या है कि समझती हैं माएँ अगर हम अपने बच्चे चिकन नहीं देंगे, गोश्त नहीं देंगे, तो शायद बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं वीनिंग के टाइम पर। ठीक है, तो इससे वो नगेट्स खिलाना शुरू कर। मैं हमेशा कहती हूँ स्टार्ट ऐसी सब्जियों से करना चाहिए जो कि बच्चा बहुत देर से एक्सेप्ट करता है, ताकि शुरू से एक्सेप्टेबिलिटी उसकी बढ़े। जैसे तोरी और बैंगन। बैंगन से ज्यादा लौकी, कद्दू, ये वो होती हैं सब्जियां जिनसे बच्चे भागते हैं। अच्छा, मेरी एक दोस्त है जिसका छोटा बेबी, आई रिमेंबर मैं उससे मिलने गई हुई थी, तो वो उबली हुई तोरी खा रहा था, 1 साल का बच्चा ना, तो मैंने कहा वाओ, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि बेबी खा रहा है ये सब कुछ। शीज़ लाइक बड़े शौक से खा रहा है बिकॉज उसका टेस्ट डेवलप हो गया। देखिए रिफ्लेक्सेस है ना, जिस तरह बचपन से आप देखें कि बच्चे के टाइम के साथ रिफ्लेक्सेस चेंज हो रहे होते हैं। जो चीज़ आप उसको लर्न कराएंगे वो चीज़ सीखेगा। अगर आप उसको तोरी खाना सिखाएंगे तो उसके जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो ऑटोमेटिकली उसके लिए एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। अगर आप उसको डायरेक्ट चिकन और नगेट्स ही देते रहेंगे और तो उसके बाद अचानक आपको, क्योंकि हमारी फैमिलीज में ना अचानक दौरा पड़ता है, हाँ, ठीक है ना, बच्चा तो ये घर का कुछ खाना अर्से के बाद उनको गिल्ट होता है या कोई कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर अचानक ये करते हैं कि तमाम चीजों को रोक देते हैं और फिर नई चीजें दिखाने लगते हैं, और फिर बच्चा बिल्कुल जो है रिबेलियस हो जाता है। बिल्कुल, उसका एक खास माइंडसेट बन चुका होता है और बच्चे की अपनी एक साइकी है ना, हम लोग ये नहीं समझते कि हम अपने हिसाब से उसको लेके चल रहे हैं। बच्चे के रिफ्लेक्सेस बनते हैं, माइंडसेट होता है, महीनों के साथ उसका जो एक क्यूरियोसिटी लेवल है वो चेंज हो रहा होता है। एक्चुअली बच्चे को हम एज एन इंडिविजुअल ट्रीट नहीं करते, हम उसे अपना